Okay, people. So, कैसे आप सब लोग आर फीडिंग एब्सोल्युटली फाइन. लेट्स क्विकली गो टू दी डिमांड्स चैप्टर. मैं ये चैप्टर आपको सीए में फाइनल के इंस्टीट्यूट के मटेरियल से पढ़ा रहा हूँ ताकि हमारा मटेरियल भी साइड बाय साइड हो जाए और हमारा चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज हो जाए. ठीक है. अगर आप बात करते हो डिमांड्स एंड रिकवरी के बारे में तो देयर इज अ सेक्शन इन योर बुक कॉल्ड एज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म. जब भी हमें ऐसा लगता है कि यार ऑफिसर ने जो हमारे साथ किया हुआ है वो गलत किया हुआ है, इतनी पेनल्टी तो आती ही नहीं है बट मुझे इतनी पेनल्टी दी हुई है एक्सेट्रा, तो देयर इज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. मतलब ये डिस्प्यूट हो गया, ये झगड़ा हो गया. अब इसको सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, उस मैकेनिज्म के बारे में हम यहां पे बात करेंगे. बट इसकी शुरुआत होती है डिमांड वाले पार्ट से. ठीक है. सो अगर आप सेक्शन की बात करो तो डिस्प्यूट वाला सेक्शन है, उसके अंदर में पहला पार्ट जो आता है ये डिमांड का पार्ट आता है. मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर आइडिया देता हूं कि एग्जैक्टली क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर में. सो दिस इज वन डिमांड पार्ट. इसको बुकमार्क कर लेता हूं मैं सिर्फ. डिमांड पार्ट के बाद अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हो सो यू हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज असेसमेंट एंड अपील्स. ठीक है. जो लोग इसको ऑनलाइन यूट्यूब पे देख रहे हो आपको डिमांड पार्ट सेपरेटली मिल जाएगा, असेसमेंट एंड अपील्स का लेक्चर या वीडियो आपको सेपरेटली मिल जाएगा. ठीक है. असेसमेंट एंड अपील्स, अगर आपने बाय एनी चांस इनकम टैक्स पढ़ा हुआ है आईडीटी से पहले तो इनकम टैक्स में जो जो प्रोविजंस होता है समथिंग सिमिलर, सेम नहीं बोल रहा हूं मैं, समथिंग सिमिलर इज इन केस ऑफ आईडीटी. अगर आप यहां आईडीटी में पढ़ रहे हो तो इनकम टैक्स में आपको हेल्प हो जाएगी, आपने इनकम टैक्स में पढ़ा हुआ है तो आईडीटी में आपको हेल्प हो जाएगी. आईडीटी में बहुत सिंपल, बहुत ब्रीफ दिया हुआ है असेसमेंट एंड अपील्स के बारे में, हालांकि प्रोसेस भी काफी सिंपलर है. बट डीटी के अंदर में ये बहुत डिटेल में है एंड इनफैक्ट डीटी के अंदर में इसके ऊपर 30 मार्क्स तक का कवरेज होता है आउट ऑफ 70-80 मार्क्स का जो भी आपका डीटी होता है. ठीक है. उसके बाद देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज एडवांस रूलिंग. देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज एडवांस रूलिंग, अगेन अ स्मॉल टॉपिक, और जैसे कि नाम सजेस्ट करता है एडवांस, एक रूलिंग, एक जजमेंट जो बिफोर दी ट्रांजैक्शन आपको दी गई है, दैट इज एडवांस रूलिंग. ये एडवांस रूलिंग भी आपके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का ही पार्ट है, उसका ही प्रोसेस है. उसके बाद देयर इज वन मोर पार्ट दैट इज ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज. ऑफन इसको स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशंस. डिमांड पढ़ लेते हैं, असेसमेंट पढ़ लेते हैं, अपील्स पढ़ लेते हैं, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज को थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं. मैं कहूंगा जस्टिफाइबल भी है कुछ हद तक बट नॉट जस्टिफाइबल भी है. जस्टिफाइबल क्यों है? बिकॉज यहां पे मेनली आपको फैक्ट के साथ डील करना है कि ये वाला ऑफेंस किया है तो उसकी पेनल्टी इतनी, ये वाला ऑफेंस किया तो उसकी पेनल्टी इतनी. अब मान लेते हैं कि आप इतने पेनल्टीज लर्न भी करते हो तो एक्चुअल लाइफ में तो ये काम नहीं आने वाली है. पहले तो ये चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम. दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन क्यों जस्टिफाइबल स्किप करना है इसको, वो ये भी हो सकता है कि यार आप कितने पेनल्टीज याद रखोगे और वहां पे कितना आपको रिकॉल हो पाएंगे. बट नॉट जस्टिफाइबल इसलिए भी है कि कुछ सिंपल सिंपल से पेनल्टीज दिए हुए और यूजुअली एग्जाम में वही रिपीट होते रहते हैं. तो हमारा काम है वो बेसिक वालों को तो याद कर लेना, बट बाकी जो है जो इतने बेसिक नहीं है उसको तो शायद से एक बार देख भी लेते हो तो भी काफी अच्छा हो जाएगा. ठीक है. ये रहा आपका पूरा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का सेक्शन जिसमें ये 4-5 पॉइंट्स है. ऑनलाइन वालों आपको चारों पांचों पॉइंट्स अलग अलग तरीके से अलग अलग यूट्यूब वीडियोस पे मिल जाएंगे. ठीक है. चलिए फटाफट से जाता हूं मैं डिमांड्स की तरफ. देखिए डिमांड के केस में क्या होता है, पहले तो सबसे पहली चीज ये समझना, मैंने यहाँ पे ना कुछ मटेरियल जैसे आपको पहले वीडियोस में दिया हुआ है, कुछ मटेरियल मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है. आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, उसको देख के अपने मॉड्यूल में हाईलाइट कर सकते हो या ऐसे आप रेफर कर सकते हो. आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप एज इट इज वीडियो फॉलो करिए. अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हो, आप इसको फटाफट से एक बार रिविजन के लिए यूज करना चाहते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो. ठीक है. चलिए सो जब मैं बात करता हूं सेल्फ असेसमेंट बेसिस के बारे में, तो सेल्फ असेसमेंट यानी कि क्या, मैं खुद मेरा जीएसटी कैलकुलेट करता हूं और उसका रिटर्न फाइल करके जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर देता हूं. ठीक है. मैं कोई ऑफिसर के पास नहीं जाता हूं, मैं कोई भी और मैकेनिज्म फॉलो नहीं करता हूं, सिंपल काम करता हूं, सेल्फ असेसमेंट करता हूं. हम इनकम टैक्स भी और हम जीएसटी भी दोनों भी चीजें पहली बार सेल्फ असेस करके खुद से ही पे करते हैं गवर्नमेंट को. उसके बाद गवर्नमेंट क्या करता है, या डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स या डिपार्टमेंट ऑफ जीएसटी क्या करता है, उसको फर्दर असेस करता है कि क्या इन्होंने सही तरीके से जीएसटी या इनकम टैक्स पे किया है या नहीं. ठीक है. चलिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट यह आ जाता है कि फेलियर टू पे द टैक्स इन कंप्लायंस विद द लॉज will be resulting in penalties and will be resulting in interest and will be resulting in further things to be followed. ठीक है. चलिए if there is a short payment, आपका पेमेंट था 100 रुपीज, आपने पेमेंट किया सिर्फ 40 रुपीज, तो ये जो बचा हुआ 60 रुपीज है इसके लिए आपको डिमांड का नोटिस भेजा जा सकता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने आईटीसी के बारे में पढ़ा हुआ है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास आईटीसी था 50 रुपए, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज ऑफ आईटीसी वॉज अपियरिंग इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड योर जीएसटी रिटर्न्स. आपको 50 में से एलिजिबल आईटीसी सिर्फ 40 था,
बट आपने पूरा 50 का 50 क्लेम कर लिया, तो क्लेम करना कितना चाहिए था 40, क्लेम कर कितना लिया 50, तो 10 रुपीज का एडिशनल आईटीसी आपने क्लेम किया जो आपने क्लेम नहीं करना चाहिए था। इसके ऊपर भी पेनल्टी एक्सेप्टर लग सकता है एज गुड एज आपने कम पेमेंट किया है जीएसटी का। ठीक है, तो जीएसटी डिमांड नोटिस कैन बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर दैट इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर शॉर्ट पेमेंट एक्सेट्रा। जीएसटी जो नॉन पेमेंट होता है ये दो सिचुएशन में बांटा जाता है। अगर आपको याद होगा जो मेरे साथ पढ़े हुए हो बैच के अंदर में, हमने स्टार्टिंग एक जमाना पहले हमने जब इनिशियल लेक्चर्स हमारे लिए थे, मेरे ख्याल से अक्टूबर की बात है शायद से, राइट, अक्टूबर या नवंबर के अंदर में, तब हमने देखा था कि सेक्शन लिस्ट की बात की थी पूरे जीएसटी के अंदर में। आई होप आप वो ऑडियो रिवीजन को रिवाइज कर रहे हो, बहुत काम की चीज है रिकॉल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो व्हेन देयर इज नो रीजन ऑफ फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट तो ये डिमांड अलग तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। व्हेन देयर इज अ रीजन ऑफ फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट वहां पे अलग तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। सबसे पहले जो प्रॉपर ऑफिसर है या ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है जो इसके ऊपर नोटिस भेज सकता है वो कौन है, वो देखिए यहां दिया हुआ सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में। याद करने की जरूरत नहीं, सेक्शन को इतना पार्ट सिर्फ देख लो। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मींस एनी अथॉरिटी अपॉइंटेड और ऑथराइज्ड टू पास एनी ऑर्डर एक्सेप्ट। अथॉरिटी के अंदर में कुछ चीजें नहीं आएगी, क्या क्या नहीं आएगा, पूरा बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबीसी नहीं आएगा, रिविजनल अथॉरिटी नहीं आएगा, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग नहीं आएगा, अपेलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अपेलेट अथॉरिटी, अपेलेट ट्रिब्यूनल, क्योंकि ये सब तो अपील वाले मैकेनिज्म है और ये तो पूरा बोर्ड है खुद। इसके ऑफिसर्स जो मतलब बेसिकली जो प्रॉपर ऑफिसर आपका होता है जो पहली बार असेसमेंट करेगा वही है आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। ठीक है, आगे देखिएगा, एक अमेंडमेंट आया हुआ है ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के जो एक्सेप्शंस है जिसको उसमें से बाहर निकाला गया है उसमें से वो ये है कि एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। आपको याद होगा मैंने एक लेक्चर लिया था, छोटा सा 8-10 मिनट का वीडियो था वो, जिसमें हमने एंटी प्रॉफिटरिंग के बारे में देखा था। एंटी प्रॉफिटरिंग जो था, एंटी प्रॉफिटरिंग का जो अथॉरिटी होता है आपका, वो एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को यूजुअली एंटी प्रॉफिटरिंग के बारे में ही यू कैन से काम करने की परमिशन दी जाती है, वो और कोई चीज नहीं कर सकता। तो पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को डेफिनेशन के अंदर में से एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी को रखा गया था, एक्सक्लूसिवली बाहर नहीं निकाला गया था, अभी उसको बाहर निकाला गया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद अब आते हैं यहां पे, ध्यान दीजिएगा, डिमांड एंड एडजुडिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, जहां जहां मैंने स्टार मार्क किया हुआ है ना वहां वहां चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले इसको समझ लेते हैं, इसका समराइजेशन भी नीचे दिया हुआ है, वो समराइजेशन पे भी आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोलते हैं, शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। SCN मतलब शो कॉज नोटिस। ऑफिसर आपको एज एन एसएससी शो कॉज नोटिस देगा और बोलेगा कि आप मुझे बताइए कि आपके ऊपर असेसमेंट क्यों नहीं लगाना चाहिए, आप मुझे बताइए कि आपके ऊपर पेनल्टी क्यों नहीं लगाना चाहिए। यू शो मी द कॉज व्हाई दिस शुड नॉट हैपन विथ यू, व्हाई वी शुड नॉट सेंड यू अ पर्टिकुलर नोटिस, व्हाई वी शुड नॉट डिमांड अ पर्टिकुलर अमाउंट फ्रॉम यू, यू शो मी द कॉज। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से पढ़ना, ये दोनों आपको रीड करने हैं, या तो मेरे साथ देख लीजिएगा पॉज करके, या तो मैं आपके साथ एक एक सिर्फ ब्रीफ में रीड करता हूं। ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं ये, अगर आपका रीजन अदर देन मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है। हमने दो रीजन के बारे में बात की थी ना, एक था फ्रॉड वाला, एक था नॉन फ्रॉड वाला। ठीक है, तो मैं इसको भी ऐसे ही रेफर करूंगा, एक है अदर देन फ्रॉड, दूसरा है फ्रॉड। आप इसको प्रॉपर्ली एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये अदर देन फ्रॉड है, ये वाला फ्रॉड है। अदर देन फ्रॉड में क्या बोलते हैं, इशू करना है शो कॉज नोटिस अप टू 3 months प्रायर टू नॉर्मल पीरियड ऑफ डिमांड विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द सेड डिमांड क्या है परटेन्स। ठीक है, तो बात को समझना, बात को समझना ध्यान से। क्या बोलते हैं ये, आपने अगर टैक्स इवेड किया हुआ है और इसमें फ्रॉड का एंगल नहीं दिख रहा है, अदर देन फ्रॉड वाला टैक्स इवेजन है, उस केस में डिमांड की नोटिस आएगी। हाँ, पहले शो कॉज नोटिस आएगी। शो कॉज नोटिस कब इशू कर सकता है ऑफिसर आपको, अप टू 3 months प्रायर टू नॉर्मल पीरियड ऑफ डिमांड। अब नॉर्मल पीरियड ऑफ डिमांड, डिमांड कब तक भेजा जा सकता है आपको, विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न जो है आपका, इसका ड्यू डेट क्या है, 31st December ऑफ द नेक्स्ट ईयर है। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, 31 March 2024 को मेरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। इसका एनुअल रिटर्न कब फाइल करूंगा मैं, 31 December 2024। 31 December 2024 से लेकर के 3 years तक मेरे पास समय है डिमांड करने का। ठीक है, तो ये 3 years कंप्लीट होने से 3 महीने पहले तक शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग दी फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग शो कॉज नोटिस फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द डिमांड। ठीक है, तो अगर इसको मैं प्रॉपर वर्ड्स में अगर फ्रेम करूं तो ये बोलता है 2 years and 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न बेसिकली। ठीक है, सो 2 years 9 months क्यों बोला, बिकॉज 3 years तक आप डिमांड कर सकते हो। कहां से 3 years, एनुअल रिटर्न फाइलिंग से 3 years, तो 3 years तक डिमांड कर लिया, उससे 3 महीने पहले, तो 2 year 9 months। ठीक है, बट ये सेम चीज एज इट इज, पूरा कैलकुलेशन सेम है, ये सेम चीज अगर फ्रॉड के केस में है,
अगर फ्रॉड के केस में है तो 5 इयर्स का पीरियड मिल जाता है डिमांड करने के लिए। मतलब अगर फ्रॉड करके, बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, बाय रीजंस ऑफ फ्रॉड, इफ यू आर गोइंग अहेड विथ evasion of tax or any other thing by way of fraud, misrepresentation or misstatement or suppression of facts, इस केस के अंदर में सब विलफुल होना चाहिए। इस केस के अंदर में 5 इयर्स तक का पीरियड मिलता है अथॉरिटी के पास, वो आपसे डिमांड वसूल कर सकते हैं। तो 6 मंथ्स बिफोर 5 इयर्स का एंड आपको करना पड़ेगा क्या, शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। उसी का समरी यहां पे आपको दिया हुआ है। टाइम लिमिट फॉर इशूइंग शो कॉज नोटिस बाय द एडजुडिकेशन अथॉरिटी इन एडजुडिकेशन ऑर्डर। तो अगर अदर देन फ्रॉड है और अगर फ्रॉड है, ठीक है, ऑर्डर कब तक इशू कर सकते हैं और टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। तो अगर अदर देन फ्रॉड है तो 3 साल के अंदर में आपने क्या करना है, डिमांड रेज करना है, ऑर्डर इशू करना। तो उसके 3 मंथ्स पहले शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है, मतलब 3 मंथ्स पहले केस ओपन किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर फ्रॉड के केस में तो 5 इयर्स है, 5 इयर्स से 6 महीने पहले, ठीक है। एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, तो यहां पे टाइम लिमिट तो है ही नहीं, यहां पे 1 ईयर का टाइम लिमिट है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, यहां पे नो नीड टू इशू शो कॉज नोटिस, रिकवरी प्रोसीडिंग्स चलेंगे डायरेक्टली। एक बार इसको चेक कर लीजिए, जो लोग ऑनलाइन लाइव में देख रहे हो, यहां तक होने के बाद ए टाइप करिए चैट बॉक्स में, यहां तक होने के बाद सर ए टाइप करिए चैट बॉक्स में। चलिए डन। उसके आगे देखिए क्या बोलते हैं, उसके आगे देखिए क्या बोलता है। सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ सेंट्रल टैक्स, ओनली सेंट्रल टैक्स की बात की, कैन इशू द नोटिस एंड ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 73 एंड 74। सर व्हाट इज 73 74? 73 74 इज डिमांड वाला प्रोविजन फॉर यू कैन से अदर देन फ्रॉड एंड फ्रॉड। ये सेम सेक्शन हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। ऑल ऑफिसर्स अप टू द रैंक ऑफ एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर्स ऑफ सेंट्रल टैक्स आर असाइंड एज द प्रॉपर ऑफिसर फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। मतलब कौन शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है, एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर ओनली आइडियली, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिएगा, यहां पे कुछ लिमिट्स दिए हुए हैं बेस्ड अपॉन दी लेवल ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। आई होप ये ब्लू कलर आपको विजिबल होगा, ध्यान देना। पहले तो सुपरिंटेंडेंट है, फिर डिप्यूटी असिस्टेंट कमिश्नर है, फिर एडिशनल या जॉइंट कमिश्नर है, ठीक है। ये सेंट्रल की बात हो रही है, वापस सेंट्रल की बात हो रही है, और ये सीजीएसटी आईजीएसटी इंक्लूसिव टोटल की बात हो रही है। एसजीएसटी कहीं पे भी नहीं है, हम सीजीएसटी की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज हम सीजीएसटी का ही एक्ट पढ़ रहे हैं, सिमिलर प्रोविजंस देयर इन एसजीएसटी एक्ट आल्सो, ठीक है। अगर आपका जो अमाउंट है, कौन सा अमाउंट, टैक्स का अमाउंट, सीजीएसटी का अमाउंट, ये 10 लाख या 10 लाख से कम है, या फिर आईजीएसटी 20 लाख से 20 लाख से कम है, या सीजीएसटी आईजीएसटी मिला करके 20 लाख से कम है, बेसिकली 20 लाख की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, यहां पे सीजीएसटी बोलते 10 लाख से ऊपर है बट 1 करोड़ के नीचे है, या 2 करोड़ के नीचे, मतलब बेसिकली 2 करोड़ के नीचे है, ठीक है, या फिर 2 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर मैं कंबाइंड बोलता हूं तो ज्यादा है, अगर मैं इंडिविजुअल सीजीएसटी बोलता हूं तो उसका आधा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। उस केस में ये रिस्पेक्टिव ऑफिसर की आपको परमिशन लगने वाली है, ये रिस्पेक्टिव ऑफिसर ही शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। तो अगर आपका टैक्स का जो अमाउंट है ये लेस देन 10 लाख सीजीएसटी या लेस देन 20 लाख आईजीएसटी या सीजीएसटी एंड आईजीएसटी है, तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स भी नोटिस इशू कर सकता है। बट अगर ये अमाउंट 2 करोड़ तक है तो ये डिप्यूटी या असिस्टेंट कमिश्नर ही इशू करेगा। अगर ये अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा है तो एडिशनल या ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स ही सिर्फ शो कॉज नोटिस इशू कर सकता है। इसके बाद एक और नया पॉइंट यहां पे आने वाला है, वो ये है, सेंट्रल टैक्स ऑफिसर्स ऑफ ऑडिट कमिश्नरेट्स एंड DGGSTI डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस DGGSTI, ये जो दिया हुआ है, शैल एक्सरसाइज दी पावर्स। तो क्या बोलते हैं ये, DGGSTI shall exercise the powers only to issue the show cause notice. In case there are more than one notices mentioned in the show cause notice having the principal place of business falling under multiple commissionerates, then the highest demand of central tax जहां से भी लिया गया है उसको नोटिस का
रेसिपेंट या वो प्लेस ऑफ बिजनेस को माना जाएगा, वो जुरिस्डिक्शन दिया जाएगा जहां पे ज्यादा डिमांड है। ठीक है, तो सपोज हम 10 नोटिस बेच, मतलब एक नोटिस बेच रहे हैं, उसमें 10 जगह मेंशन है, तो जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो फॉलो करेंगे क्या हम? हाँ, बट जिसका हाईएस्ट डिमांड होगा सेंट्रल टैक्स का या आईजीएसटी का, उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज देखिएगा, यहां पे एक और पॉइंट दिया हुआ है। अगर मल्टीपल नोटिस की जो हम बात करते हैं, where CGST or IGST involved is more than 5 crores shall be adjudicated by an officer of rank additional director or additional commissioner as assigned by the board, who shall not be on the strength of DGSTI and working there at the time of jurisdiction. केसेस ऑफ सिमिलर नेचर में ऑल्सो भी असाइंड टू सच अ पर्टिकुलर ऑफिसर। तो 2 करोड़ तक सब चीजें ठीक है, 5 करोड़ के ऊपर DGSTI वाले पार्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां आइए, अब ये चैप्टर का मेन पार्ट आता है। बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन क्लियर है मेरे ख्याल से आपको? यस। अब सेक्शन 73 और सेक्शन 74, पहला सेक्शन 73 जो है ये अदर देन फ्रॉड वाला है, 74 जो है ये फ्रॉड वाली बात करता है। ठीक है, कुछ चीजें हाईलाइट करके दी हुई है मैंने, और यहां पे जब मैंने ऐसा मार्क किया हुआ ना इक्वल टू, थोड़ा सा डायगोनली ट्रीटेड इक्वल टू, दिस इज नथिंग बट यहां 73 और 74 दोनों के प्रोविजंस सेम हैं या दोनों सेम चीज की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो फॉरगेट अबाउट सब सेक्शंस, आपको याद नहीं करने हैं, सेक्शन आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में अगर फ्रॉड के बारे में, डिमांड के बारे में लिखना है तो आपको 73 74 प्रॉपर्ली उसमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, so try to understand, this is on non-payment of tax other than for fraud and this is for fraud, अलग अलग रीजंस हो गए। चलिए, उसके बाद यहाँ पे 3 मंथ्स पहले शो कॉज नोटिस इशू करना है, यहाँ पे 6 मंथ्स पहले शो कॉज नोटिस इशू करना है, ये हम देख चुके हैं। तो यहाँ 2 years 9 months आया था, यहाँ 4 years 6 months आया था। क्यों? यहाँ पे 3 years का पीरियड है, यहाँ पे कितना है सर? यहाँ पे 6 years का पीरियड था, नहीं सॉरी 5 years का पीरियड था। ठीक है, यहाँ पे ये जो नोटिस आप बेचते हो, ये नोटिस का मतलब क्या होता है? राइट, ये नोटिस का मतलब क्या होता है? आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो। ठीक है, स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो? कि आपने इतना इतना टैक्स नहीं भरा, आपने इतना इतना आईटीसी ज्यादा क्लेम कर लिया, आपने गलती से रिफंड क्लेम कैसे हमें लग रहा है। तो ये नोटिस जो बेचते हैं, ये नोटिस एज अ स्टेटमेंट होता है कि यार हमें ऐसा लग रहा है, आप बताइए कि हमने आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं चालू करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं चालू करनी चाहिए। ठीक है, डिमांड जो होता है, देखो ये जो स्टेटमेंट होता है, द सर्विस ऑफ सच स्टेटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी सर्विस ऑफ नोटिस ऑन सच पर्सन। तो इशू तो स्टेटमेंट कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट में लिखा होगा देखो आपने इतना क्लेम किया, होता है इतना एक्चुअली, तो इतना डिफरेंस हो रहा है, ये डिमांड हम रेज करते हैं, इसके ऊपर आप टैक्स भर दीजिएगा। तो ये जो स्टेटमेंट आता है इसी को नोटिस माना जाएगा और इसी के अगेंस्ट आपको एक्सप्लेनेशन देना है। 2 चीजें हो सकती है, पहला तो एक्सेप्ट कर लो एज एन एसएससी कि यार जॉब बोल रहे हो सही है, हमसे ये रह गया था, हम ये पेमेंट कर देते हैं। दूसरी बात हो सकता है आप शायद वेवर ऑफ इंटरेस्ट या वेवर ऑफ पेनल्टी के लिए भी अप्लाई करो, पॉसिबिलिटी है आपको कंडोन कर दिया जाएगा, जो भी आपका ये वेवर होगा, पेनल्टी वगैरह होगा, ये कंडोन कर दिया जाएगा, या जो आपका फाइन है इसको वेव कर दिया जाएगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। या दूसरी चीज आपको लगता है ये तो आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप इसको अगेंस्ट अपील वगैरह कर सकते हो, बट पहले आपको यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है ये ना मत दीजिएगा, बट आपको राइटिंग में कॉज बताना पड़ेगा कि हमें क्यों लगता है कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है ना, तो 2-3 चीजें ही हो सकती है। कमिंग टू सबसेक्शन 5, आपको क्या बोल सकते हैं? पे करने के लिए बोल सकते हैं। क्या पे करना बोलेगा? टैक्स भी बोल सकते हैं, इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, यूजुअली यहां तक की बात हो रही है। यहां देखिएगा, आपको बोल सकता है कि आप पे करिए टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी भी। क्यों पेनल्टी? बिकॉज यहां फ्रॉड नहीं था, यहां गलती लग रही थी, यहां तो फ्रॉड लग रहा है ना, तो फ्रॉड के केस में इंटरेस्ट और टैक्स तो आएगा, तो टैक्स और इंटरेस्ट तो सेम है, यहां पेनल्टी अलग से आता है जो 15% ऑफ टैक्स हो सकता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर ऑन रिसीट ऑफ सच इंफॉर्मेशन, जो एसएससी से आ रहा है, शैल नॉट सर्व एनी नोटिस, अलग से जो नोटिस दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसी को फाइनल नोटिस माना जाएगा, इसी के बेसिस पे डिमांड रिकवर किया जाएगा, अलग से नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है। यहां तक अगर आपको समझने आया है तो प्लीज जो लाइव में देख रहे हो बी टाइप करिए चैट बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा, सबसेक्शन 7 किस बारे में बात करता है? सबसेक्शन 7 बोलता है कि आपने जो भी अमाउंट, मतलब देखो, वेयर दी प्रॉपर ऑफिसर्स ऑफ द ओपिनियन दैट द अमाउंट पेड अंडर द प्रीवियस सेक्शन, जहां पे टैक्स और इंटरेस्ट का पेमेंट करने बोला था, फॉल्स शॉर्ट ऑफ द एक्चुअल अमाउंट, तो वो इशू कर सकता है आपको एडिशनल अमाउंट के लिए। ठीक है, सेम चीज यहां हो सकती है कि इससे पहले जो सबसेक्शन हम पढ़ रहे थे, जहां टैक्स, इंटरेस्ट और 74 फ्रॉड के केस में पेनल्टी भी आपको देना था, तो अगर जो भी अमाउंट आपने एक्चुअली भरा है वो उससे कम है, तो आपको क्या कर सकते हैं? आपको और एक नोटिस भेज सकता है कि यार इतना इतना आपने अमाउंट कम भरा हुआ है, इसको भर दो। ठीक है, तो ये भी सेम था। अगले 2 सबसेक्शंस भी सेम है। क्या है? देखिए यहां पे क्या बोलते हैं? टैक्स पे करिए, 30 डेज के अंदर में पेनल्टी नहीं लगेगा। यहां बोलते हैं टैक्स पे करिए और पेनल्टी 25% ऑफ सच टैक्स ही लगेगा अगर आप 30 डेज में पे करते हो। कौन से बात अमाउंट की बात हो रही है? एडिशनल अमाउंट की बात हो रही है। क्यों एडिशनल अमाउंट बोल रहा हूं मैं यहां पे स्पेसिफिकली? बिकॉज एडिशनल के ऊपर 25% टैक्स, और जो पहले से अमाउंट लग रहा था उसके ऊपर कितना टैक्स है सर? उसके ऊपर 15%, तो आप वैसे भी पेनल्टी भर ही रहे हो। ठीक है, तो वो 15% वैसे भी आप पेनल्टी भर रहे हो, यहां पे 25% हो जाएगा।
अगर एडिशनल अमाउंट के लिए नोटिस इशू की गई है तो। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा क्या बोलता है, प्रॉपर ऑफिसर शेल आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन जो हम भेज रहे हैं वो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी इक्वल टू 10% ऑफ टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर ये मांग सकता है। मतलब पहले आपको टैक्स और इंटरेस्ट मांगा जाएगा विदाउट एनी पेनल्टी, आपने सबमिट कर दिया, बढ़िया है। उसके बाद आपको वापस से एडिशनल अमाउंट के लिए नोटिस इशू की जा सकती है विदाउट एनी पेनल्टी, और 30 डेज के टाइम लिमिट के अंदर में आपको टैक्स पे करने के लिए बोला जा सकता है, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट भी लगेगा, अगर इंटरेस्ट लगेगा तो उस केस में। तीसरी चीज, अगर आप वो भी नहीं करते हो तो आपको फिर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी 10% या 10,000 व्हिचएवर इज हायर ये भरना पड़ेगा। उसके लिए ऑर्डर इशू कर देगा कौन? आपका कमिश्नर, यहाँ पे आपका जो भी प्रॉपर ऑफिसर है। ये अदर देन फ्रॉड में है। फ्रॉड के केस में तो डे 1 से ही पेनल्टी लग जाएगा 15%, एडिशनल के लिए 25% पेनल्टी, और थर्ड के लिए पेनल्टी जो भी ऑर्डर के अंदर हमें दिया गया है वो पेनल्टी। तो ऑफिसर डिसाइड करेगा कि आपने बाय फ्रॉड बट कितना आपने उसको लंबा खींचा हुआ, उसके हिसाब से वो पेनल्टी लगाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेजेस ऑफ पेनल्टी। अदर देन फ्रॉड के केस में जीरो बट जीरो के साथ 30 डेज में टैक्स पे करना है, और तीसरा 10% और 10,000 व्हिचएवर इज हायर। फ्रॉड के केस में 15% ऑफ टैक्स, 25% ऑफ टैक्स विद इन 30 डेज, और तीसरा वाला व्हाटएवर इज गिवन इन द ऑर्डर डिपेंडिंग फ्रॉम केस टू केस। ठीक है, उसके बाद आइएगा फाइनल पीरियड, जब तक आप 73 के अंदर डिमांड रेज कर सकते हो 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, और यहां पे 5 इयर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां पे पेनल्टी शैल बी पेएबल। सर 8 वाला पॉइंट बोलिए फिर से, रुको एक सेकंड, मैं 11 को कंप्लीट कर लेता हूं फिर 8 पे आता हूं। पेनल्टी अंडर दी सबसेक्शन जो हम अभी बात कर रहे थे, लास्ट वाली पेनल्टी, शैल बी पेएबल वेयर एनी अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड और एनी अमाउंट कलेक्टेड ऑफ द टैक्स हैज नॉट बीन पेड विद इन 30 डेज। ये देखिए क्या बोलते हैं, ये जो है ना 10% वाला पार्ट, 10% ऑफ टैक्स या 10,000 व्हिचएवर इज लोअर, या फिर ये जो है ना यहाँ पे पेनल्टी की केस टू केस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। अगर इसके बाद आप जब बात करते हो कि यार ये पेनल्टी लगाना है, तो तब लगाना है जब ये नोटिस के बाद भी 30 डेज के अंदर में आपने इशू नहीं किया है। ठीक है, सो पहले हमने क्या देखा यहाँ पे, पहले हमने सिंपल सी चीज देखी कि आपको क्या करना है। मैं 8 वाले पॉइंट पे भी आता हूं, ऑनलाइन में जिनका डाउट था ध्यान देना। पहले क्या करना है, मैं इसका सिनॉप्सिस देता हूं आपको। सबसे पहले मैं अदर देन फ्रॉड की बात करता हूं। अदर देन फ्रॉड के अंदर हमें 3 इयर्स आपको मिलते हैं डिमांड रिकवर करने के लिए, ऑर्डर रेज करने के लिए। 3 इयर्स के मैक्सिमम 3 मंथ्स पहले तक आप क्या कर सकते हो, नोटिस इशू कर सकते हो। नोटिस मतलब आप स्टेटमेंट दोगे, जो स्टेटमेंट के अंदर में आप सब डिटेल्स बता दोगे कि यार आपने इतना क्लेम किया था आईटीसी, इतना क्लेम तो होता ही नहीं है आपका, आपने इतना टैक्स पे किया हुआ है, आपका टैक्स इतना आता है एक्चुअल में। ठीक है, और उसी स्टेटमेंट को हम डीम करेंगे नोटिस, राइट। फिर उसके बेसिस पे आपको पेमेंट करना बोला जाएगा टैक्स का और इंटरेस्ट का, और उसके अलावा और कोई अलग से नोटिस देने की जरूरत नहीं है ऑफिसर को। अगर आप पे करते हो बढ़िया है, अगर आप पे करते हो उसके बाद भी कुछ शॉर्ट पड़ता है ऐसे ऑफिसर को लगता है, तो ऑफिसर क्या कर सकता है, दोबारा से नोटिस इशू कर सकता है। जो दोबारा से नोटिस इशू करेगा उसका टैक्स पे करना है इंटरेस्ट के साथ 30 डेज में, तो पेनल्टी नहीं लगेगी। बट अगर 30 डेज में आप नहीं पे कर पाते हो तो क्या लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगा। कितना पेनल्टी लग जाएगा, 10% ऑफ द टैक्स या 10,000 रुपीज व्हिचएवर इज हायर। तो मतलब अपर कैप दिया हुआ है 10,000 रुपीज का, उसके ऊपर आपको पेनल्टी नहीं लगाया जा सकता। तो सब सेक्शन 8 सिर्फ एक ही बात बोलता है कि आपको सबसे पहले तो एक मौका दिया गया था टैक्स पे करने का, आपने गलत पे किया, फिर हमने नोटिस इशू किया। जब मैं नोटिस इशू कर रहा हूं एज एन ऑफिसर, उसके बाद आप इतने इतने दिनों में टैक्स पे करिए। अगर आप नहीं करते हो, दैट इज 30 डेज में टैक्स नहीं पे करते हो, तो 10% का पेनल्टी लगाया जाएगा, राइट। इन एनी विच केसेस कुछ भी होने दो, आपको 3 इयर्स में तो असेसमेंट कंप्लीट करना है, यानी कि आपका डिमांड रेज कर देना है। और ये पेनल्टी की जो हम बात कर रहे थे ना सबसेक्शन 8 में, कौन सी वाली, 10% और 10,000 व्हिचएवर इज हायर, ये तभी लगेगा जब आपने 30 डेज की पीरियड में टैक्स और इंटरेस्ट पे नहीं किया है। अगर आप 30 डेज में पे कर देते हो तो ये पेनल्टी लगेगा क्या, नहीं लगेगा सर। ठीक है, इक्विवेलेंटली अगर मैं बात करता हूं यहां पे फ्रॉड वाले केस में, तो फ्रॉड वाले केस में सब पॉइंट्स लगभग सिमिलर है सिवाय पेनल्टी के। क्या क्या सिमिलर है, ये फ्रॉड के केस में आता है। उसके बाद 5 इयर्स के अंदर असेसमेंट कंप्लीट करना है या डिमांड रिकवरी प्रोसीजर कंप्लीट करना है, तो उसके 6 मंथ्स पहले तक मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट इशू कर सकते हो। उसी स्टेटमेंट को नोटिस माना जाएगा। क्या इशू कर सकते हो स्टेटमेंट के अंदर, नोटिस के अंदर क्या दे सकते हो, टैक्स पे करिए, इंटरेस्ट पे करिए और पेनल्टी पे करिए जो 15% ऑफ टैक्स है। क्योंकि फ्रॉड वाली बात है तो डे 1 से पेनल्टी लगाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई सेपरेट नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है। और पैसा आने के बाद अगर ऑफिसर को लगता है कि जो पैसा आया है वो पैसा कम आया है, तो बचे हुए पैसे के लिए नोटिस इशू कर सकता है। और वो नोटिस इशू करने के अंदर में अगर उसके तहत आप पे करते हो विद इन 30 डेज, तो 25% का पेनल्टी ही लगेगा। बट अगर 30 डेज के अंदर में आपने पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में क्या लग सकता है, उस केस में सर आपको 50% तक का पेनल्टी लग सकता है। क्या लग सकता है, 50% तक का पेनल्टी, राइट। 5 इयर्स की पीरियड में इसको कंप्लीट कर लेना है आपने, राइट। आई होप यहां तक क्लियरली समझने आया होगा। ऑनलाइन वालों सी टाइप करिए चैट बॉक्स में जिनको समझ गया है यहां तक, और जो लोग रिकॉर्डिंग में देख रहे हो एक बार फटाफट पॉज करके यहां तक पूरा चार्ट एक बार ये टेबल खुद से पढ़ लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। सो ये रहा मेनली डिमांड।
एग्जाम में क्वेश्चन इसी में से आता है, यूजुअली एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है, बिकॉज अभी एमसीक्यू 2 मार्क के लिए है, तो वहाँ पे प्रॉपरली आपको ये वाला पार्ट आ सकता है। मैं आपको बता दूं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला पार्ट भी आता है, हम आगे देखते हैं उस बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटीमेशन बिफोर द शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 73 और 74। 73 बोलूंगा अदर देन फ्रॉड है, 74 बोलूंगा फ्रॉड वाला है, ठीक है। सो बिफोर सर्विंग द नोटिस कम्युनिकेट द डिटेल्स ऑफ एनी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी एज असर्टेन्ड बाय द ऑफिसर। तो ये जो हम बोलते हैं ना नोटिस के पहले इसको इशू करना है, तो ये क्या था, वो स्टेटमेंट था जिसके हम बात कर रहे थे 73 74 वाले टेबल में। तो स्टेटमेंट इशू करना है कम्युनिकेट करते हुए कि यार ये इंफॉर्मेशन है, और वो स्टेटमेंट को ही नोटिस माना जाएगा, अलग से नोटिस इशू करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो ये जो इंटीमेशन है, ये इंटीमेशन कम नोटिस हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, जहां पे पार्शियल पेमेंट किया हुआ है और वो कुछ आपको बताना चाहता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये अननेसेसरी पेनल्टी पेमेंट करने लगा रहे हो, ये तो मेरे पार्ट का है ही नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वहां पे टैक्स पेयर को चांस देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, ठीक है। सो टैक्स पेयर विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ निल और रिड्यूस्ड पेनल्टी अगर उसके सबमिशन के बाद ऑफिसर ने अपना अमाउंट रिवाइज कर दिया है तो, ठीक है। डिस्पेंसेशन ऑफ एससीएन मतलब क्या, डिस्पेंसेशन मतलब क्या, कौन से केसेस में एससीएन यानी कि शो कॉज नोटिस रिक्वायर्ड नहीं है, कहां कहां रिक्वायर्ड है हमने देख लिया। कुछ ऐसे भी केसेस हो गए जहां एससीएन रिक्वायर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो वंस अ एससीएन हैज बीन इशूड फॉर अ नॉर्मल पीरियड और एक्सटेंडेड पीरियड और फॉर सब्सिक्वेंट डिमांड पीरियड, स्टेटमेंट शोइंग the same demand is not required. It means subsequent period no separate show cause notice is allowed. सर subsequent demand period मतलब क्या, मैंने अगर डिमांड इशू किया है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, लेट्स से मैंने डिमांड इशू किया हुआ है फॉर 2023 2024, अब जो डिमांड का पीरियड है ये 23-24 के 2-3 महीने का ही है। अब मुझे उसके आगे के 2-3 महीने का अगर वापस इशू करना है तो सेपरेट नोटिस इशू करूंगा क्या, नहीं। अगर वो एक फाइनेंशियल ईयर है तो एक ही बार नोटिस चला जाएगा, दूसरा नोटिस इशू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर में इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा है, आपको सिर्फ राइट आंसर लिख के आना है, उसके आपको 2 मार्क मिलेंगे। हाउएवर ये प्रैक्टिस अभी तक की फॉलो की हुई है, सीए में इंटर लेवल पे भी, सीए में फाइनल लेवल पे भी, बट हो सकता है, रेयर चांस है मैं बताता हूं क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर में इस बार कुछ दिखा नहीं है, बट हो सकता है इंस्टीट्यूट क्वेश्चन के अंदर में एमसीक्यू जो 15 आएंगे ना, वो 15 एमसीक्यू के ऊपर जो मेन क्वेश्चन लिखा होता है वहां पे अगर इंस्टीट्यूट बोलता है एक्सप्लेन और चूज द करेक्ट आंसर गिविंग रीजंस फॉर द सेम, तो आपने रीजन लिखना है। ये होगा नहीं, बट अगर ये ऐसा होता है तो वहां लिख करके दिया जाएगा। तो मेन क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। अभी तक जो मॉडल टेस्ट पेपर्स में और पिछले अटेम्प्ट में हुआ है वो तो मैंने आपको बता दिया, कहीं भी इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शंस नहीं देता है कि आपने ये लिखना है। इनफैक्ट जो लोगों ने अभी रीजंस नहीं लिखे उनके मार्क्स भी कट नहीं किए गए, बिकॉज कहीं दिया ही नहीं ना ऐसा कि रीजन लिखना है, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि आपको बोला जाए रीजन लिखो, तो ऊपर क्वेश्चन में हाईलाइट करके दे देंगे। अगर दिया हुआ है वैसा तो रीजन आपने लिखना है, तब तक रीजन नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर नॉर्मल डिमांड केस है, नॉर्मल डिमांड मतलब क्या, जहां फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है, तो वहां पे क्या करना है, आपने इन्फॉर्म करना है प्रॉपर ऑफिसर को इन राइटिंग, और उसके बाद आप एससीएन इशू नहीं करोगे चलेगा। बट अगर फ्रॉड का केस है तो एससीएन पक्का इशू करना है, इंटरेस्ट 15% लग जाएगा, पेनल्टी जो है वो लग सकता है, इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर इन राइटिंग, और फिर आप एससीएन को इशू नहीं किया तो भी चलेगा। क्लैरिफिकेशन दिया हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट से, दोनों क्लैरिफिकेशन रादर ये इंपॉर्टेंट है, एक क्लैरिफिकेशन एक सर्कुलर है। आइए ध्यान दीजिए, समझते हैं। क्लैरिफिकेशन किस बात का है, लेवी ऑफ पेनल्टी अंडर 73 फॉर डिले इन फाइलिंग द रिटर्न। 73 मतलब अदर देन फ्रॉड की बात हो रही है। अदर देन फ्रॉड के केस में आपको पेनल्टी लगाया जाएगा क्या, हाँ। अब देखिए यहां क्या बोलते हैं कि आपका जीएसटी 3B जो है, जो रिटर्न है आपका, ये रिटर्न फाइल करने में आपको देरी हो गई, ठीक है। ये रिटर्न आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग के बाद फाइल किया हुआ है, तो ये क्या बोलते हैं, एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 पेनल्टीज पेबल इन केस सेल्फ असेस्ड टैक्स और एनी अमाउंट कलेक्टेड एज अ टैक्स इज नॉट पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स। मतलब आपको डिले हो जाता है तो डिले होने के 30 डेज के बाद ही 73 का पेनल्टी लगेगा। बट 73 का पेनल्टी तो 30 डेज के बाद लगेगा, बट 30 डेज की पीरियड के अंदर में नॉर्मल पेनल्टी जो लगता है सेक्शन 125 जीएसटी का वो लगेगा, ठीक है। नॉर्मल पेनल्टी तो लगेगा, बट एडिशनल पेनल्टी लगेगा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड रिकवरी सेक्शन 73 के अंदर में, अगर 30 डेज पास हो चुके हैं फ्रॉम द ड्यू डेट, राइट। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। ऑनलाइन में जिन्होंने एमसीक्यू के बारे में पूछा था एक्सप्लेनेशन, आई होप वो वाला पॉइंट भी क्लियर है। एक और बात यहां देखिए, क्लैरिफिकेशन ऑन लीगल पोजीशन ऑफ वॉलेंटरी पेमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन, सर्च और इन्वेस्टिगेशन। अब कई बार क्या हो जाता है, कई बार आपका प्रीमाइसेस सर्च करने या इन्वेस्टिगेट करने, इंस्पेक्ट करने पहुंच जाते हैं ऑफिसर ऑफ जीएसटी।
आप डर के मारे, आपको तो पता होता है यार आपने थोड़ा सा ना टैक्स में गड़बड़ किया हुआ है, आप डर के मारे वॉलेंट्री, उनका असेसमेंट चलने से पहले, उनका सर्च चलने के वक्त, मतलब इन्वेस्टिगेशन चलते समय, इंस्पेक्शन चलते समय, आप वॉलेंट्री खुद से बिना किसी के कहे आप वॉलेंट्री क्या करते हो, आप वॉलेंट्री थोड़ा सा पैसा जमा कर देते हो टैक्स का। तो उस पैसे को हम क्या लीगली मानेंगे? क्या उस पैसे को हम टैक्स मानेंगे, या इस पैसे को हम पेनल्टी के साथ एडजस्ट करेंगे, या हम इसको रिफंड कर देंगे? ठीक है, तो पहले तो ये DRC 3 आपको याद होगा, हमने चलान्स के बारे में बात की हुई है पेमेंट वाले चैप्टर में। DRC 03 का जो चलान है इससे भरना है पहले तो। और सच वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ टैक्स बिफोर इश्यूएंस ऑफ शो कॉस्ट नोटिस इज परमिटेड अंडर सेक्शन 73। अलाउड है, कर सकते हो। कब कर सकते हो? बिफोर शो कॉस्ट नोटिस इज इशूड टू यू। ठीक है, उसके बाद दिस helps the taxpayer in discharging their admitted liabilities self-ascertained or ascertained by the tax officer without having to bear the burden of interest। तो अगर आप पहले पे करते हो तो पहली बात तो ये अलाउड है। कौन से केस में? 73 में भी अलाउड है, 74 में भी अलाउड है। पहले तो अलाउड है, अलाउड में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप ये कर देते हो और इंस्पेक्शन सर्च या इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद आपके ऊपर पेनल्टी या आपके ऊपर लेवी आता है, आपके ऊपर पैसा भरने का जिम्मेदारी आता है, डिमांड रेज किया जाता है, तो उसमें इंटरेस्ट से आप मुक्त हो जाओगे। इंटरेस्ट किस अमाउंट के ऊपर? जितना भी अमाउंट आपने पे किया उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा, बाकी केसेस में इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो कॉमन सेंस तो था ही, बट काफी कंफ्यूजन थे इसमें, इसके लिए इसको प्रॉपर्ली क्लेरिफाई सर्कुलर के थ्रू किया गया था। एक केस है अंसिल इब्राहिम वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर, राइट, 2023 का केस है हाई कोर्ट ऑफ केरला का। देखिए केस क्या बोलता है, where any person claims that is eligible for ITC under this act, the burden of proving such claims shall lie on that person। तो सर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक्ड आईटीसी हम देख क्या है, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए ब्लॉक्ड आईटीसी के ऊपर, वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर सब्जेक्ट। तो ब्लॉक्ड आईटीसी में पहले जाके देखूंगा, अगर मुझे लगता है यार ब्लॉक्ड आईटीसी में टेंशन नहीं है, अलाउड है, तो मैं सेक्शन 16 में जाऊंगा। 16 में जाकर के चेक करूंगा वेदर आई हैव कंप्लाइड विद ऑल द कंडीशंस, मेरे पास इनवॉइस है, मेरे पास गुड सर्विसेज आ चुके हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आई कैन क्लेम द आईटीसी। ये प्रूव करना कंसीडरिंग दीस टू सेक्शंस, ये मेरी जिम्मेदारी एज एन एसएससी। दिया हुआ है, लिखा हुआ है, बट आपके केस में एप्लीकेबल कैसे है ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, बट आपने आपके जीएसटीआर 3B में जो आप रिटर्न फाइल करते हो, जब आप आउटपुट माइनस इनपुट नेट अमाउंट करके पे करते हो चलान के साथ DRC 3 में या जो भी चलान के थ्रू, तो जीएसटीआर 3B में आपने बोला 20 रुपीज का क्रेडिट क्लेम किया, बट जीएसटीआर 2A के अंदर में सिर्फ 10 रुपीज का क्रेडिट ही अवेलेबल है। तो एडिशनल 10 रुपीज का जो क्रेडिट आपने क्लेम किया है ये क्यों किया है, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। नहीं प्रूव कर पाए तो आपने इसको रिवर्स करना है। ठीक है, इन दी प्रेजेंट केस पिटिशनर डिस्पाइट शो कॉस्ट नोटिस चोज नॉट टू प्रोवाइड एनी एविडेंस, तो आईटीसी नॉट अलाउड। एविडेंस प्रोवाइड करना है और एविडेंस सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। अगर प्रोवाइड ही नहीं करते हो तो आईटीसी तो अलाउड ही नहीं होगा। अगर प्रोवाइड करते हो और सेटिस्फैक्टरी नहीं है फिर भी आईटीसी अलाउड नहीं होगा। आप फर्दर अपील कर सकते हो डेफिनेटली, बट ये मेन इस केस लॉ के अंदर में आया हुआ है। अभी की जजमेंट है, 2023 की अमेंडमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इंटीमेशन ऑफ कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स इन केस ऑफ अ पर्सन चार्जेबल विद टैक्स मेक्स पेमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द शो कॉस्ट नोटिस एंड फॉर्म नंबर DRC 01 विद इन 7 days ऑफ द नोटिस बट बिफोर इशुएंस ऑफ ऑर्डर इन GST DRC 03, इसमें आप पेमेंट कर सकते हो। इन चीजों के अंदर में ये कर दिया जाएगा तो ये माना जाएगा कि आपने ऑर्डर के अगेंस्ट पेमेंट कर दिया है। ठीक है, आइए एक अगले पॉइंट पे जाते हैं। Detention, seizure, confiscation of goods and conveyance in transit is a separate proceeding from recovery of tax। उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से सेक्शन है। इनफैक्ट आपको याद होगा तो हमने इंस्पेक्शन सर्च सीजर वाला चैप्टर जो पढ़ा था उसके अंदर में अगर आप कन्वेंस की बात करिए या सीजर की बात करिए, कॉन्फिस्केशन ऑफ कन्वेंस की बात करिए, इसके अलग से सेक्शंस थे। उसमें क्या जिम्मेदारियां बनती है, हमारी क्या ड्यूटीज होती है, ये सब हमने वहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक आपको अगर समझने आ गया है तो डी टाइप करिए, आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 73 74 तो हो गया, राइट, यहां पे चैप्टर खत्म होता है। बट आपके सिलेबस के अंदर में 75 के तौर पे एक और पोर्शन 75 सेक्शन का यहाँ इंक्लूड किया गया है जो यूजुअली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो पहला आपका ध्यान 73 74 पे ही होना चाहिए, बट 75 को भी आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया था, सो 75 को भी समझ लेते हैं पहले। ठीक है, आपके मॉड्यूल में 75 सेक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समराइज किए गए हैं। जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिटरमाइनिंग द टैक्स अमाउंट, सेक्शन 75। पहले तो क्या बोलते हैं, स्टे, पीरियड ऑफ स्टे ऑन इश्यूएंस ऑफ SCN ऑर्डर्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिटर्मिनेशन लिमिनेशन 3 years और 5 years। तो 73 बोलता है कि यार अदर देन फ्रॉड के केस में 3 years तक आप क्या कर सकते हो, डिमांड रिकवरी कर सकते हो। 74 सेक्शन बोलता है कि यार फ्रॉड के केस में 5 years तक कर सकते हो। अब इस बीच में सपोज
अगर आप कोर्ट के पास जाते हो, ट्रिब्यूनल के पास जाते हो और वो आकर के स्टे लगाते हैं आपके केस के ऊपर, स्टे लगाते हैं मतलब बोलते हैं रुक जाओ, इसका कोई भी टैक्स वगैरह कैलकुलेट मत करो, रुक जाओ, मुझे ये केस को समझना है, ये मेरे पास आया हुआ है, मुझे इसको समझना है पहले, फिर हम आपसे बात करेंगे। अगर ऑफिसर को ये बोला जाता है तो स्टे लगा दिया। अब चलो गवर्नमेंट ने मतलब समझो कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने से 11 मंथ्स का स्टे लगा दिया, तो आपका ये 3 इयर्स और 5 इयर्स जो है इसमें ये 11 मंथ्स को काउंट नहीं किया जाएगा, आपका स्टे का पीरियड आपको फ्रीडम मिल जाएगा, ठीक है। स्टे के बाद आपका वापस काउंटिंग काउंटडाउन चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डीम्ड नोटिस, जहां पे अपेलेट अथॉरिटी या अपेलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट कंक्लूड करता है दैट द नोटिस इशूड अंडर 74 इज नॉट सस्टेनेबल फॉर अ रीजन दैट द चार्जेस ऑफ फ्रॉड और एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू इवेड टैक्स हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट अ पर्सन, तो उस केस में आपको 73 के हिसाब से नोटिस इशू करना है। मतलब देखो समझिएगा बात को, क्या बोल रहे हैं ये, सिंपल सी बात कर रहा है कि यार अगर ऑफिसर ने 74 सेक्शन के अंदर में नोटिस इशू कर दिया, आप गए कोर्ट के पास, ट्रिब्यूनल के पास, या अपील किया आपने उसके बारे में, और उसके बाद पता चलता है कि यार 74 में तो यार बनता ही नहीं था इसको नोटिस इशू करना, हमें नहीं लगता इसने फ्रॉड किया हुआ है, इससे गलती हुई है, ये समझ के आ रहा है, एविडेंस है उसके बारे में, और हमें ऐसा लगता है, तो एक काम करते हैं, हम ऑफिसर को आपस से बोलते हैं कि यार 74 का नोटिस निकाल दो, 73 का नोटिस इशू कर दो। सर क्या फायदा, दोनों में टैक्स तो भरना ही है, पेनल्टी का फायदा, इंटरेस्ट का फायदा, बात को समझ रहे हो क्या, राइट है। सो पेनल्टीज अगर आप देखोगे 73 के अंदर में तो 0 0 एंड देन 15% और 10% क्या 10,000 वगैरह जो भी था। 74 के अंदर में आप देखोगे तो राइट फ्रॉम डे वन 15% ऑफ टैक्स आपका पेनल्टी है। सर 15% मजाक नहीं है, तो 15% राइट फ्रॉम डे वन है, और वो फर्दर जाकर के तो आगे बढ़ ही रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो 74 से 73 में शिफ्ट किया जाएगा। ऑर्डर इशूड इन परसुएंट टू द कोर्ट, कब तक ऑर्डर इशू करना है, कोर्ट ने जो भी ऑर्डर दे दिया कि यार ऐसा ऐसा आपने करना चाहिए, 74 में नहीं 73 में करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उस डे से लेकर के कितने साल में, 2 साल के अंदर में आपको ऑर्डर इशू करना है। बट इस केस के अंदर में राइटिंग में आपको रिक्वेस्ट अगर आप देते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दिया जाएगा, मतलब एसएससी को फिर से बोला जाएगा कि यार आपको क्या लगता है बताइए, ठीक है। 3 बार से ज्यादा एडजमेंट नहीं मिलेगा। एडजमेंट मतलब आपको कोई भी रीजन की वजह से अगर लगता है कि यार मुझे एक और हियरिंग की डेट दीजिए, मुझे और भी कुछ एविडेंस जमा करके आपसे बात करनी है, तो 3 टाइम तक आपको सफिशिएंट कॉज के बेसिस पे एडजमेंट दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। प्रॉपर ऑफिसर इन हिज ऑर्डर शैल लेट आउट सेट आउट रिलेवेंट फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिसीजन, जो भी फैक्ट्स है सब स्पेसिफाई करिए, उसके बेसिस पे आगे काम करिए। टाइम बार्ड ऑर्डर्स, टाइम बार्ड ऑर्डर्स मतलब क्या, अगर जो दूसरी पार्टी वो आई नहीं रही है तो फाइनली टाइम बार मतलब टाइम हो चुका है, इसके लिए हम ऑर्डर इशू कर देते, तो 3 इयर्स के अंदर में आपको ऑर्डर इशू नहीं होता है अगर, तो इसको क्या किया जाएगा, कंक्लूडेड माना जाएगा। मतलब ऑफिसर अगर 3 साल के अंदर में कोई भी वजह से ये नहीं कर सकता है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर नहीं इशू कर पाता, तो ये माना जाएगा कि यार ऑर्डर इशू कर दिया गया है। 73 के अंदर में 3 साल, 74 के अंदर में 5 साल, ठीक है। तो 73 और 74 के रिगार्डिंग में जो प्रोसीजर्स है वो यहां दिए हुए हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रादर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी डिमांड है जो आप भरने वाले हो DRC 01 में भरिए, और साइमल्टेनियसली आप SCN के साथ भी इसको ये कर सकते हो, ठीक है, इशू कर सकते हो। अगर एक्सटेंडेड पीरियड है तो DRC 02 यूज करना भरने के लिए। SSC रिप्लाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। फॉर्म GST DRC 06 के अंदर में टाइम लिमिट के साथ कर सकता है। समरी ऑफ ऑर्डर इशू जो भी किया गया है उसका आपने अपलोड करना है DRC 07 के अंदर में। इसको एक बार क्विकली रीड करिए, होने के बाद ई टाइप करिए, जो लोग लाइव में देख रहे हो, इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। यस आगे बढ़े। जो लोग इसको रिकॉर्डिंग में देख रहे हो शायद आपको बीच में जो पॉजेस में ले रहा हूं वो आपको स्किप करवा के कट करके एडिट करके मिलेंगे, तो आप वहां पे पॉज करके आपका पूरा पार्ट देख के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जो ये चैप्टर का मेन पार्ट मतलब लग रहा था स्टार्टिंग में जो दिया हुआ था, उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बात की गई है। आइए थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, ठीक है। लेट मी टेल यू बिफोर स्टार्टिंग विद इट, ये मुझे एज ए टीचर से बोलना नहीं चाहिए, बट बड़ा बोरिंग सा प्रोसीजर है सच बोलूं तो आपको। दूसरी बात, ये प्रोसीजर प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकली इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, ये प्रॉपर तरीके से फॉलो आज तक हो नहीं पाया है, ठीक है। काफी लोग इसको छोटे मोटे केसेस के लिए यूज करते हैं तो स्मूथली हो जाता है, बट जहां बहुत ज्यादा यू कैन से केस एक्चुअल में इन्वॉल्व है, जहां पे बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व है एक्सेट्रा, वहां पे ये काम नहीं कर पाता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म से अभी तक एज ऑन 2024 लोगों को इतना हेल्प नहीं हो पा रहा है। हाउएवर सच बोलो तो गवर्नमेंट उनके तरफ से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है इसको एक स्मूथ प्रोसेस बनाने का, और इसका फायदा हो सकता है प्रोवाइडेड अगर ये स्मूथली इंप्लीमेंट हो सके तो बुक्स में तो अच्छा दिखेगा आपको, इवन दो इट इज बोरिंग बट इट इज क्वाइट सिंपल लैंग्वेज गिवन, बट जब आप इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हो तो समय लग सकता है, ठीक है। आइएगा, इसमें थोड़ा सा रीडिंग भी करना पड़ेगा, राइट, फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक प्रॉपरली। तो उसको करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से इसको, और फिर बढ़ते हैं आगे, ठीक है।
पहला प्रेफरेंस जब आप इस चैप्टर को उठाओ खुद से एक बार देखने के लिए, ये वीडियो होने बाद शायद, तो आपका फोकस 73 74 पे ही होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी फोकस 75 पे होना चाहिए। बट सिलेबस में डीआरपी है और डीआरपी या डीआरएम जो भी आप बोलो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल ऑब्वियसली है, बट प्रायोरिटी 73 74 को रखिएगा। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या क्या क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं, यहाँ पे इश्यूज दिए गए हैं, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिए गए। समझते हैं पहले एक्चुअली हमने देखना क्या है। देखो एक इशू आ गया, ये 2 इशू आ गया, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे दूसरा इशू चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, फिर टाइम पीरियड दिया हुआ है, फिर 76 सेक्शन आ गया है यहाँ पे आपका, और उसके बाद फिर उसका पूरा समरी दिया हुआ है। तो मैं समरी के अंदर आपको लेके जाऊंगा डेफिनेटली, बट पहले समझते हैं क्या क्या है एग्जैक्टली। कुछ कुछ पॉइंट्स में हाईलाइट भी करता हूं यहाँ पे, और वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। देखिए पहला इशू क्या बोलते हैं ये, in some of the cases where the show cause notice has been issued by a proper officer to a noticee under the subsection 1 of section 74, मतलब fraud वाला केस, for demand of tax not paid or short paid or erroneous refund or input tax credit wrongly availed or utilized, the appellate authority or appellate tribunal or the court concludes that the said notice is not sustainable under 74 for the reason that the charges of fraud have not been established against the noticee, and directs the proper officer to redetermine the tax section number 73 in accordance with the provisions of subsection 2 of section 75. What would be the time period for redetermination? Question क्या है, what would be the time period for redetermination of tax, interest and penalty by the पेबल बाय द नोटिस इन सच केसेस। मतलब आपने क्या किया था, आपने 74 में एज एन ऑफिसर नोटिस इशू कर दिया था। नोटिस इशू करने के बाद जब आपका नोटिस है, जिसको जो एसएससी है, वो जब कोर्ट में जाता है, अपील करने जाता है आपका ऑर्डर के खिलाफ, तो ये स्टैब्लिश होता है कि यार 74 में तो बनता ही नहीं था, बनता था 73 के अंदर में, तो आपने 74 में इशू क्यों किया? काम करो जल्दी से 73 में इशू करो। तो कितना समय मिलेगा 73 में नोटिस फिर से इशू करने के लिए, सब कुछ फिर से कैलकुलेट करने के लिए? इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आया हुआ है, आइए उस क्लैरिफिकेशन को पढ़ते हैं। इतने में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलता है 75 सेक्शन बोलता है कि ऐसा किया जा सकता है, राइट। और कब किया जा सकता है? हैज टू बी इशूड, ऑर्डर हैज टू बी इशूड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द सेड ऑर्डर। ये हम अभी पढ़ के आए थे 75 में, तो 2 साल का समय मिलता है, हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, अकॉर्डिंगली इन केस वेयर एनी डायरेक्शन इज इशूड बाय अपीलेट अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल और दी कोर्ट टू रीडिटरमाइन द अमाउंट बाय द टेबल बाय द नोटिसी, उस केस के अंदर में यहां पे क्या दिया हुआ है, 2 years के पीरियड में ही आपने काम करना है, उसके बिना आप काम नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये समझने आया हुआ है तो ई हो गया है, एफ टाइप करिएगा चैट बॉक्स में, ये क्लैरिफिकेशन अगर क्लियर है तो। अगला इशू देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ द अमाउंट पेएबल बाय द नोटिसी deeming to the notice to have been issued under subsection 73 shall be recomputed as per the things given. So how the amount payable by the noticee deeming the notice to have been received under subsection 1 of 73, that is without fraud, shall be recomputed by a proper officer as per the provisions of 75. 74 से 73 में क्या होगा देखा हमने, 2 साल के अंदर कंप्लीट करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 73 के अंदर में अगर रिकम्प्यूट करना है, उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में भी 2 साल लगाओगे क्या? पहले तो कर सकते हैं क्या? इन दीज केसेस यस दिस कैन बी डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोलते हैं ये, आपने क्या करना है, देखो फिर से अगर आप इसको रीड करोगे, फिर से वही पार्ट दिया हुआ यहां तक पूरा, कि अगर 74 से 73 में लाया गया है तो उस केस में ये चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए 3 months पहले आपने नोटिस इशू करना है, उसी के बारे में बोला गया है। फिर 3 years के अंदर में आपने इसको कंप्लीट कर देना है, उसी के बारे में बोला हुआ है। कंबाइंड रीडिंग यहां मेन कंक्लूजन है, it transpires from a combined reading of these provisions that in cases which do not involve fraud or willful misstatement or separation of facts to evade the payment, the 73 का thing has to be completed within 2 years and 9 months, ठीक है। issue a notice and complete it accordingly, right? Completed within 3 years हो जाएगा। Therefore, in cases where proper officer has to redetermine the amount of penalty etc. as per section number 73, as per the provisions of 75, same thing should be applicable. And उस केस में आपको क्या करना है, आपको 2 years 9 months के अंदर में नोटिस इशू कर देना है, और 3 years के अंदर में कहाँ दिया, 3 years कहाँ गया, इतना खींचा इन्होंने आंसर, ठीक है। चलो 3 years के अंदर में आपने असेसमेंट ऑर्डर को कंप्लीट या ऑर्डर को कंप्लीट कर देना है, राइट। Similarly, where show cause notice was issued for erroneous beyond a period of 3 years, the entire proceeding shall have to be dropped. क्यों? क्योंकि आप इशू कर ही नहीं सकते। तो भले ही आपने गलत किया हो, भले ही आपने
आईटीसी रॉन्ग क्लेम किया हो, भले ही आपने टैक्स इविड करने की कोशिश की हो, बट अगर ऑफिसर ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया हुआ है, यानी कि वो जो जितना पीरियड है उसमें नोटिस इशू नहीं किया हुआ है, तो आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकते हैं। अदरवाइज अंदर प्रोसीडिंग्स बिल्कुल चल सकते हैं। सेम चीज रिपीटेटिव तरीके से अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ आपको बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल नोटिस जो हमने देखा था वो भी पार्ट आपको दिया गया है, इसका समराइजेशन यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, आइए मैं ये समराइजेशन को अच्छे से आपको समझा देता हूं, यहां से काफी हेल्प होगी आपको। टाइम पीरियड फॉर रीडिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पेबल बाय द नोटिस इज एज फॉलोज। सबसे पहले क्या बोलते हैं, ये आया फर्स्ट पॉइंट, शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर एज पर द प्रोविजंस फॉर सेक्शन नंबर 74 जो भी है, रॉन्गली नोटिस एक्सेट्रा। आपने जाकर के अपील कर दिया ट्रिब्यूनल में, अपीलेट अथॉरिटी में, थर्ड डिसीजन आया, वो बोलते 74 में नहीं चलेगा, इसको 73 में ढकेल दो, चल सकता है क्या? बिल्कुल चल सकता है। प्रॉपर ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू इशू द ऑर्डर ऑफ रीडिटर्मिनेशन राइट विद इन द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन बाय द कोर्ट। ठीक है, ये एक हम देख के आ गए। उसके बाद ये समझा ना आपको, ये वाला टाइम पीरियड एक बार देखना चाहता हो तो यहां पॉज करके देख लो, ये वही है जो हमने अभी तक देखा हुआ है मल्टीपल टाइम्स। 74 में नोटिस इशू किया, आपने अपील किया, आपको लगता है 74 में इशू नहीं होना चाहिए था, कोर्ट ने भी बोल दिया ठीक है 73 में इशू कर दीजिए, तो 2 साल कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद से आपको ऑर्डर कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। हमने टैक्स कलेक्ट तो कर लिया बट हमने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, उस केस में क्या आ जाएगा? ये यहां पे दिया हुआ है, मैं समझ ही पाता हूं डायरेक्टली, इजीली समझना आ जाएगा आपको राइट। आप चाहो तो बाद में उसको देख सकते हो। तो जीएसटी कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट, मतलब कस्टमर से कलेक्ट किया बट मैंने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, गुनाह है? बिल्कुल गुनाह है राइट। तो शो कॉज नोटिस इशू किया जा सकता है, उसके लिए टाइम लिमिट दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है, टू रिकवर देम ऑफिसर विल डिटरमाइन द अमाउंट। कौन डिटरमाइन करेगा? ऑफिसर अमाउंट डिटरमाइन करेगा। आपको तो मौका दिया गया था ना सेल्फ असेसमेंट का, आपने क्या किया? आपने बोला मैं नहीं पे करूंगा, तो अब ऑफिसर जो बोलेगा वो करेगा। उसके अलावा 650 सेक्शन के हिसाब से इंटरेस्ट भी बोलेगा वो। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देगा आपको नो डाउट, और आप अगर रिक्वेस्ट करते हो राइटिंग में तो ही देगा, अगर आप राइटिंग में रिक्वेस्ट नहीं करते हो तो नहीं देगा। विद इन 1 year प्रॉपर ऑफिसर शुड इशू दी ऑर्डर इन दी फॉर्म DRC 07, और वहां पे आपको जाकर के पे करना है, और इसको रिकवरी नोटिस, डिमांड रिकवरी नोटिस माना जाएगा। स्टे ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट, देन सच पीरियड ऑफ स्टे शैल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 1 year। ठीक है, अगर स्टे आता है तो एक्सक्लूड करिए। प्रॉपर ऑफिसर शुड शट आउट रिलेवेंट फैक्ट्स एक्सेट्रा सब देने पड़ेंगे। अमाउंट पेड अंडर सेक्शन नंबर 76, यानी कि ये वाला जो नॉन पेड वाला अमाउंट है, जो भी अमाउंट एडजस्ट किया गया है वो, जो सरप्लस बचा या जो रिफंड आएगा, जो भी एक्सेट्रा है वो आपको दिया जाएगा। ये रहा इसका समरी। होल्ड करता हूं यहां पे, अगर यहां तक क्लियर है तो जी टाइप करिए। आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट पे ऊपर जाते हैं, आइएगा। पहले तो था आपने कलेक्ट किया और पे नहीं किया, फिर बोलता है आपने रॉन्गली कलेक्ट किया और पे किया। मतलब आपको कलेक्ट करना चाहिए था 5%, आपने कलेक्ट किया 2% और पे कर दिया 2%। पहला तो क्या बोलता था? पहला तो बोलता था कि यार आपने कलेक्ट करना चाहिए था, आपने कलेक्ट ही नहीं, मतलब आपने कलेक्ट तो कर लिया बट आपने पे नहीं किया, ये तो गलत ही हो गया। बट आपने कलेक्ट भी गलत किया है, तो हमारी थोड़ी ना गलती है, गवर्नमेंट के ऑफिसर की, तो आपकी गलती है, आपने गलत कलेक्ट किया। आपका काम था ना प्रॉपर रेट ऑफ जीएसटी लेकर के कलेक्ट करना, तो ठीक है, उसके केस में क्या किया जाएगा? इन केस ऑफ रॉन्ग चार्जिंग एंड डिपॉजिट ऑफ टैक्स considering it to be intrastate supply which is later found to be interstate supply, tax paid shall be refunded. However, in case of payment of tax considering the supply to be interstate later found to be intrastate, no interest shall be payable on the amount of central tax GST tax paid. मतलब बेसिकली अगर आपने क्या किया हुआ है, आपने चार्ज किया उसको एज इंट्रास्टेट और बाद में पता चला इंटरस्टेट है, तो जो भी अमाउंट है वो रिफंड दिया जाएगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, आप स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दीजिएगा, या स्टेट से रिफंड दिया जाएगा, आप सेंट्रल को पे कर दीजिएगा आईजीएसटी के हिसाब से, जो भी है। ठीक है, और अगर यहां पे ऐसा बोलते हैं कि इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स कंसिडरिंग टू बी इंटरस्टेट, मतलब आपने सेंट्रल को दिया तो उस केस में आपको वापस से दे दिया जाएगा और आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, वो पैसा आप आपके स्टेट के पास डायरेक्टली दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आइए यहां पे डिमांड का पार्ट होता है सर पूरी तरीके से खत्म। तो डिमांड में क्या क्या देखा? 73, 74, 75, 76, 77। 73 बात करता है अदर देन फ्रॉड, 74 बात करता है फ्रॉड वाले केस में, 75 डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, अगर शिफ्ट करना है 74 से 73 एक्सेट्रा के केस में। 76 और 77 के अंदर में दो चीजें देखी। 76 में देखा कि अगर टैक्स कलेक्ट करना है, मतलब कलेक्ट नहीं किया है और कलेक्ट किया बट पे नहीं किया है, और 77 बोलता है कि यार कलेक्ट तो किया हुआ है बट गलत कलेक्ट किया हुआ है और फिर उसको पे कर दिया है, तो उस केस में क्या करेंगे। 78 बोलता है रिकवरी कैसे करते हैं, तो 78 बोलता है रिकवरी स्टार्ट कैसे करेंगे, 79 बोलता है एक्चुअल रिकवरी होती कैसे है। ठीक है, आइए समझते हैं।
इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग सेक्शन नंबर 78 क्या बोलता है ये? पहले तो एजुडिकेशन ऑर्डर पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर इन परसुएंट टू डिमांड डिमांड शो कॉज नोटिस इज ट्रीटेड एज रिकवरी नोटिस। तो जो डिमांड का नोटिस जाता है, जो एससीएन के बारे में हम बात करके आए थे इतनी देर तक, वही आपको माना जाएगा रिकवरी प्रोसीडिंग्स का, ठीक है। उसके बाद अमाउंट पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन shall be paid within a period of 3 months from the date of service of such notice, right, feeling which recovery proceedings will be initiated। तो आपको जो डिमांड का नोटिस 72, 73, 74, 75, 76, 77 के अंदर दिया गया है, उसकी डिमांड के नोटिस के आने के बाद अगर 3 महीने तक आपने, 3 महीने कब से? एससीएन इशू करने से नहीं, 3 महीने ऑर्डर इशू करने से, ठीक है ना। तो ऑर्डर इशू करने के बाद से 3 महीने तक अगर आपने पैसा पे कर दिया तो आपके अगेंस्ट वसूली नहीं की जाएगी, नहीं तो हम आकर के वसूली करेंगे। तो फॉर प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर ऑफिसर कंसिडर्स दैट इसको फास्ट किया जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि लगता है यार 3 महीने में तो आप भाग जाओगे इंडिया छोड़ के, तो हम आपके ऊपर पहले ही यू कैन से टूट पड़ेंगे। तो ठीक है, रिकॉर्ड करिए रीजंस राइटिंग में, और आप लेस देन 3 मंथ्स के पीरियड में भी रिकवरी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, रिकवरी में क्या क्या हो सकता है? रिकवरी बाय डिडक्टिंग मनी, डिडक्टिंग अमाउंट फ्रॉम द मनी ओड। कैसे करेंगे ये? डीआरसी 09 के अंदर में प्रॉपर ऑफिसर में डिडक्ट और में रिक्वायर एनी अदर स्पेसिफाइड ऑफिसर टू डिडक्ट द अमाउंट। मतलब आपको समझो रिफंड आना था, गवर्नमेंट आपको रिफंड देने वाला था एक दूसरे केस में, और आपके ऊपर डिमांड लगाया गया है कोई दूसरे केस में, तो जो दूसरे केस का रिफंड आपको आने वाला था ना, उसमें से आपका पैसा कट कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि यार आप पैसा दे ही नहीं रहे हो, अब नहीं दे रहे हो तो ठीक है, राइट। रिकवरी बाय सेल ऑफ गुड्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑफिसर। आपके गुड्स कॉन्फिस्केट किए जा सकता है, ठीक है। कॉन्फिस्केशन के बाद उन गुड्स को बेचा जा सकता है और उससे पैसा वसूल किया जा सकता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन से भी पैसा वसूल किया जा सकता है। फ्रॉम होम मनी इज ड्यू। आपका कोई दूसरा व्यक्ति था, कोई कस्टमर था, कोई सप्लायर था, जिसके पास आपको पैसा आना चाहिए था, उससे क्या किया जाएगा? रिकवरी किया जाएगा। गवर्नमेंट प्रॉपर लीगल तरीके से रिकवरी कर सकती है। एवरी पर्सन टू होम नोटिस इज इशूड अंडर सब क्लॉज 1 शैल बी बाउंड टू कंप्लाई विद सच नोटिस इन पर्टिकुलर वेयर एनी नोटिस इज इशूड टू अ पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरर। मतलब आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपका अकाउंट सीज कर देंगे और वहां से पैसा रिकवर कर लेंगे, और ये पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरर एक्सेट्रा, ये सभी लोगों को कंपलसरी फॉलो करना है जो भी यहाँ पे नोटिस में इशू किया जाएगा, क्योंकि वो रिकवरी कर रहे हैं। बात समझने आ रही क्या? हाँ या ना? इन केस द पर्सन टू होम नोटिस इज गिवन fails to make the payment in pursuant to the government shall be deemed to be the defaulter। मतलब मैं एक्चुअल डिफॉल्टर था, मैंने गवर्नमेंट का नोटिस जो था या डिपार्टमेंट का नोटिस जो था उसको फॉलो नहीं किया, मैंने जो टैक्स इवेड किया हुआ है उसको मैंने उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी एक्सेट्रा नहीं पे किया, मैंने डिमांड फुलफिल नहीं की, अब मैं डिफॉल्टर बन गया। बट मेरे जगह पे मेरे से पैसा नहीं ले पा रहे हो, तो मेरे जगह पे आप मेरे बैंक के पास गए और मेरे बैंक ने बोला कि नहीं बाबा जाओ, मैं पैसा नहीं देने वाला हूँ, ये मेरा बहुत खास दोस्त है, बोले मैं पैसा नहीं दूंगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बैंक को भी मान लिया जाएगा डिफॉल्टर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, ये पॉइंट तक अगर समझने आया है तो एच टाइप करिए चैट बॉक्स में। मुझे लग रहा है एबीसीडी चल रही है आज, एच टाइप कर दो। चलो आगे के पॉइंट्स देखिए क्या बोलता है। ऑफिसर इशूइंग अ नोटिस अंडर दिस पर्टिकुलर क्लॉज फॉर रिकवरी एट एनी टाइम अमेंड और रिवोक सच नोटिस और एक्सटेंड द टाइम फॉर मेकिंग अ पेमेंट। ऑफिसर ने एक बार आपको रिकवरी नोटिस भेज दिया, उसके बाद वो अमेंडमेंट कर सकता है उसमें, बिकॉज हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई सेटलमेंट हुआ हो, लीगल सेटलमेंट, तो वो भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप ये नोटिस को वापस ले लो, ये भी हो सकता है, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप ये नोटिस को वापस ना लो, बट आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दो एसएससी को कि यार चलो एक्स्ट्रा टाइम में ये टाइम तक पेमेंट कर दो, ये भी हो सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 सेज एनी पर्सन मेकिंग पेमेंट इन कंप्लायंस विद अ नोटिस इशूड अंडर सो एंड सो रिकवरी shall be deemed to have been made the payment under the authority of the person in default, and such payment is being credited to the government and shall be deemed to constitute good and sufficient discharge of liability। तो कोई थर्ड पर्सन से, यानी कि जैसे बैंक देखा हमने, इंश्योरेंस कंपनी देखा, इनसे अगर आप पैसा लेते हो और इससे आप लायबिलिटी ऑफ द एसएससी अगर सेट ऑफ कर लेते हो, तो ये माना जाएगा कि यार ये उसने ही पे किया हुआ है, राइट। एनी पर्सन डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी टू द पर्सन इन डिफॉल्ट आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस shall be personally liable to the government for liability discharge or to the extent liability of the person in default। मतलब थर्ड पर्सन ने गवर्नमेंट को अगर पे किया तो आपके ऊपर जिम्मेदारी थी ना पे करने की, आपने नहीं किया तो हमने उससे वसूल लिया, तो अब आप उसको पे करेंगे, ठीक है ना। लीगल लायबिलिटी आ जाएगी उस अमाउंट तक, ठीक है। वेयर अ पर्सन ऑन होम नोटिस इज सर्व्ड प्रूव्स टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द ऑफिसर दैट इशूइंग नोटिस, ऑफिसर इशूइंग द नोटिस दैट द मनी डिमांडेड was not due to the person in default and did not hold any money for any account at the time of notice was served, nor the money likely to become due
एक्सेट्रा, नथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी रिक्वायर्ड टू पर्सन टू होम नोटिस इज सर्व्ड टू पे द गवर्नमेंट। मतलब अगर मुझे नोटिस इशू करने के बाद रिकवरी का मैंने गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर लिया या डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई कर लिया कि यार मेरे ऊपर बनता ही नहीं था, तो उनको कोई हक नहीं बनता मेरे पास से कलेक्ट करना। बट अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, अगर वो राइटिंग में देते हैं मुझे कि हाँ चलो कोई ड्यू नहीं है, तो नहीं तो नहीं। ठीक है, आपकी कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की जा सकती है, राइट, उसके थ्रू किया जा सकता है कलेक्ट। रिकवरी थ्रू लैंड रेवेन्यू, मतलब क्या, आपको यहां पे कलेक्टर के पास, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास नोटिस भेजी जाएगी कि यार ये इंसान है, ये व्यक्ति आपके यहाँ पे रहता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, उसका प्रॉपर्टी मुझे बेचना है और मुझे उससे पैसा रिकवर करना है बिकॉज वो पैसा दे नहीं रहा। कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी से भी कर सकते हो, या आप कोर्ट के अंदर में जा सकते हो सीआरपीसी के हिसाब से, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के हिसाब से, और मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन कर सकते हो कि मुझे इसके पास से पैसा रिकवर करवा के दे दो प्रॉपरली, लीगली। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। आई होप सो दैट इज इट फॉर द रिकवरी पार्ट। इसके अंदर में एक और पॉइंट है, यहां पे रूल नंबर 142B करके कुछ आता है। क्या है ये मैं समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। रूल 142B बोलता है इंटीमेशन ऑफ सर्टन अमाउंट्स लायबल टू बी रिकवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 79, मतलब रिकवरी। ठीक है, इंटीमेशन ऑफ सर्टन अमाउंट्स, कुछ चीजों के लिए इंटीमेशन करना पड़ता है, राइट। सिमिलर रूल्स ऐसे बाकी चीजों के लिए भी है। तो जो जो हमने अभी सेक्शन में देखा ना यहाँ पे कि आपकी प्रॉपर्टी सेल की जा सकती है, थर्ड पर्सन से रिकवरी किया जा सकता है, तो ये कौन से फॉर्म में किया जाएगा? जीएसटी DRC 01D है, 7 डेज के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर GST PMT 1 से पे करना एक्सेट्रा, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। और सिमिलर सेक्शंस बाकी चीजों के लिए भी दिए हुए हैं। आप चाहो तो आप रिकवरी इंस्टॉलमेंट्स में भी करवा सकते हो, या आप एज एन पे एज एसएससी भी कर सकते हो। ये क्यों फैसिलिटी दी गई है? बिकॉज हो सकता है आपके पास जेन्युइनली पैसा ना हो, गवर्नमेंट को भी अपना पैसा चाहिए, आपको पैसा आज ना कल तो देना ही है, तो एक काम करिए आप इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए। ठीक है, तो अगर डिफॉल्ट होता है एक भी कोई इंस्टॉलमेंट के अंदर में, तो उसके केस में सेम डेट के ऊपर पूरा अमाउंट 100% अमाउंट ड्यू हो जाएगा। तो आपने गवर्नमेंट को कहा कि यार मुझे 10 इंस्टॉलमेंट चाहिए जिस दिन मैं 100 रुपए पे करूंगा, और 7th इंस्टॉलमेंट पे आपने 10 रुपए पे या 100 रुपए पे नहीं किए, तो 7th इंस्टॉलमेंट पे ही जो बचा हुआ पैसा है पूरा का पूरा ड्यू माना जाएगा। बट इंस्टॉलमेंट 24 इंस्टॉलमेंट से ज्यादा जा नहीं सकते, मैक्सिमम क्या जा सकता है? 24 इंस्टॉलमेंट ही जा सकता है। ठीक है, अगर आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी चाहिए तो आपने DRC 20 के अंदर में परमिशन मांगनी है, DRC डिमांड रिकवरी चलान। ठीक है ना। चलिए, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी विल नॉट बी अलाउड इफ द पर्सन हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड ऑन एनी पेमेंट एक्सेट्रा, जो पहले से चल रहा है, मतलब पहले एक डिफॉल्ट किया है उसका पैसा भरा ही नहीं है, अब दूसरा डिफॉल्ट किया है और उस पर इंस्टॉलमेंट मांग रहे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो अमाउंट जो है पूरे टैक्स का ये 25,000 से लेस है, 25 से ऊपर रहा तो ही चलेगा। टैक्सेबल पर्सन हैज नॉट बीन अलाउड टू मेक अ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, इससे पहले उसको अलाउ नहीं किया गया इंस्टॉलमेंट, तो आगे भी अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब वो शायद से कुछ गड़बड़ होगी, इसके लिए अलाउ नहीं किया गया है, तो आगे भी अलाउ नहीं किया जाएगा सर। ठीक है, चलिए यहां तक अगर क्लियर है ये वाले पॉइंट्स तक, तो H टाइप करिए चैट बॉक्स में। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हुए हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो यहाँ पे एक IBC रिलेटेड क्लैरिफिकेशन है, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वॉइड कैसे हो जाएगी इसके ऊपर एक सेक्शन है, ये 2-3 सेक्शंस और बाकी हैं यहाँ पे। आइए इनके ऊपर आगे फटाफट से बढ़ते हैं। अगेन रिकवरी के अंदर में जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है प्राइमरी इंपॉर्टेंस देना है उसको, अभी जो हम क्लैरिफिकेशन और छोटे छोटे सेक्शंस देखने वाले हैं इसको सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देना है आपने। ठीक है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज अंडर GST लॉ टू बी पेड इन केस अगर आपका इंसॉल्वेंसी हो रहा है और आप IBC 2016 के हिसाब से इंसॉल्वेंसी के अंदर में जा रहे हो। ठीक है, तो आपने शायद IBC पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक सिंपल सा बेसिक आइडिया दे देता हूं कि IBC क्या बोलता है। आपको फास्ट ट्रैक बेसिस पे कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी एक्सेट्रा जो भी हो, जो भी मतलब SSC है, उसको अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना है और उसको प्रॉपर तरीके से बंद कर देना है, मतलब कंपनी को या जो भी हो ऑपरेशंस तो बंद करनी है, कंपनी शट डाउन करना है, इंडिविजुअल पूरा जो भी है बिजनेस क्लोज कर देना है, तो उसमें आपको जो भी पैसा आप आपके एसेट वगैरह सेल करके निकालते हो ये पे किसको करना है। तो उसमें सीक्वेंस दिया हुआ है कि यार पहले चलो सैलरी बची हुई है लोगों की तो उनको पे करो, गवर्नमेंट के ड्यूज है तो उनको पे करो, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाएगा उसकी फीस होगी उसको पे करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों में GST के जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है इसका क्या होगा। तो 2020 के अंदर में मार्च में कोविड के आसपास में एक क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया था, जिसके फर्दर में 2022 के अंदर में दिसंबर में और एक क्लैरिफिकेशन दिया था, और इसके हिसाब से एक्ट को मर्ज करते हुए क्या बोलते हैं आइए समझते हैं। पहली चीज ये बोलते हैं दैट नो कोएर्सिव एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ कॉर्पोरेट डेटर, मतलब जो पे नहीं कर पा रहा है, जो इंसॉल्वेंट होने वाला है, विद रिस्पेक्ट टू द ड्यूज ऑफ पीरियड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। Such dues will be treated as operational debt and the claims will be filed by the proper officer before National Company Law Tribunal in accordance with the provisions of IBC.
मतलब इसको अलग से ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसको नॉर्मल ऑपरेशनल चीजें ही ट्रीट की जाएगी और इसको आप जाकर के एनसीएलटी के साथ पास फाइल कर सकते हो। हाउएवर आगे जाकर के ये क्लेरिफाई किया हुआ है ऑन द मोडालिटीज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर of the adjudicating authority under IBC with respect to demand for recovery against such corporate debtor as well as existing laws and treatment and existing after finalizing the process has been issued। मतलब आप इसको रिकवर कर सकते हो ऑपरेशनल डेट की तरह, बट आपको यहाँ पे एनसीएलटी के पास जाना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हाउएवर एनसीएलटी के पास आप जाते भी हो आईबीसी के अंदर, तो भी जो डिपार्टमेंट ने रिकवरी प्रोसीडिंग्स चालू कर दी है ये वैसे का वैसा चलती जाएगी। क्या चलेगी ये? वैसे का वैसे। तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स कैन बी कंटिन्यूड इन रिलेशन टू सच रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज, राइट, ये चलते रहेगा। उसके अलावा अगर आप इसमें पेमेंट करने वाले हो तो ये जीएसटी डीआरसी 25 के अंदर में पेमेंट हो जाएगा। चलिए, अगर आप ट्रांसफर करते हो प्रॉपर्टी और ऐसा लगता है कि यार ये प्रॉपर्टी जो आप ट्रांसफर कर रहे हो इसके कारण से आप टैक्स इवेड कर रहे हो, तो इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को वाइड माना जाएगा। मतलब मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, आगे जाने बाद ऑफिसर बताता है कि यार आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बिकॉज आपको टैक्स इवेड करना था, आपको तो टैक्स पेमेंट पेंडिंग था, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके भाग गए, तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर को वाइड माना जाएगा और आपको ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को हैंडओवर करनी पड़ेगी। टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, सेक्शन नंबर 82 क्या बोलते हैं ये? Otherwise than what is mentioned in IBC, any amount payable by a taxable person or any other person on account of tax, interest or penalty which he is liable to pay to the government shall first be charged on the property of such taxable person। उसके बाद 83 बोलते हैं कि गवर्नमेंट चाहे तो आपका प्रॉपर्टी आकर के क्या कर सकता है? अटैच कर सकता है, ठीक है। तो वेयर असेसमेंट स्पेंडिंग अंडर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, समरी असेसमेंट, ये पढ़ के अपन आपको याद होगा तो, या फिर अदर देन फ्रॉड या फिर फ्रॉड, उसके केस में डीआरसी 22 के अंदर में गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। हालांकि ये कब तक करेगा? इफेक्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर इज मेड, 1 साल तक कर सकता है, राइट। सेक्शन नंबर 83 के अंदर में जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर में अमेंडमेंट आया है और वो बोलता है कि इन सेक्शन 83, ये मैं पढ़ रहा हूं पूरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं ये? Where after the initiation of proceedings under advance ruling or transitional provisions or anti-profiteering, commissioners of the opinion that for the purpose of protecting the revenue it is necessary to do so, then by order in writing, क्या बोलते हैं ये? Order in writing attach any property including a bank account belonging to the said person with modification inspection search seizure etc भी यहाँ पे आ गया है। तो अगर फेक इनवॉइस का ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा है तो इन केसेस में भी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट क्या कर सकता है? आपकी प्रॉपर्टी को आकर के अटैच कर सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है तो प्लीज आई टाइप करिए। फर्दर ध्यान देना, समझना इस बात को, कंटिन्यूएशन टू द अमेंडमेंट वाला पॉइंट है, तो हमारा अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल, अगर आप जून 24 में दिसंबर 24 में एग्जाम दे रहे हो। फर्दर अर्लियर द पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज अटैच्ड कुड फाइल एन ऑब्जेक्शन अर्लियर within 7 days from the attachment. However, such provision has been amended by aforesaid notification to provide that objections to such attachment can be filed at any time. ये बेसिक राइट भी तो हो गया देखा जाए तो ये भी एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है और काफी सेंसिबल भी है। फर्दर अ कॉपी ऑफ प्रोविजनल ऑर्डर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट शैल आल्सो बी सेंट टू द पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज बीइंग अटैच्ड। पहले क्या होता था? ऑफिसर आया, अटैचमेंट कर दिया, गवर्नमेंट को सब भेज दिया, ऑफिसर को बता दिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको तो कॉन्फिडेंस में भी नहीं रखा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा From 26th October 2023, as per the amendment, Commissioner shall send a copy of order in DRC 22 to concerned revenue authority or transport authority or any authority to place encumbrance of the said property, which shall be removed only on written instructions from the Commissioner or expiry of 1 year। तो मतलब क्या करते हैं? कमिश्नर ऑर्डर की कॉपी जाकर के देता है जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है जिसको रिकवरी वगैरह करने का भी अधिकार दिया जाएगा। तो जब भी रिटर्न इंस्ट्रक्शंस कमिश्नर देता है कि यार मेरा रिकवरी हो चुका है, आप इसको भी जो कॉन्फिस्केट किया था, जो अटैच किया था, उसको निकाल दो, ठीक है, चल जाएगा। या फिर 1 साल बाद, 1 साल का मैक्सिमम पीरियड दिया हुआ डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर, तो अटैच करने से 1 साल के बाद तक कोई भी प्रॉपर्टी अटैच नहीं रख सकते, 1 साल तक आप रख सकते हो, ठीक है। एंड अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल आल्सो बी सेंट टू द पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज बीइंग अटैच्ड, ठीक है। चलो, एक गाइडलाइंस है यहाँ पे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, बट देख ही रहे इतनी सब चीजें तो ये भी देख लेते हैं। गाइडलाइंस क्या बोलते हैं कि आपके लिए कुछ प्रोसीजरल पार्ट की क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से, अगर क्या ग्राउंड्स होने चाहिए प्रोविजनल अटैचमेंट के, केसेस फिट फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट क्यों कि ये होना चाहिए, प्रोसीजर क्या है अटैच करने का, ठीक है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी को आप अटैच कर सकते हो, कितने पीरियड के लिए अटैच कर सकते हो, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसा होगा, कौन सी प्रॉपर्टी को अटैच कर ही नहीं सकते हो, इसके बारे में यहाँ पे चीजें दी हुई है। आइए फटाफट से देख लेते हैं। Right, so commissioner must exercise due diligence
एंड कंसिडर जो भी फैक्ट्स है उसके बाद ही प्रॉपर्टी को क्या करिए आप, मतलब समझिए कि अटैच करना है, क्या नेचर ऑफ ऑफेंस है, कितना पैसा अमाउंट है जो इवेड हो रहा है, जो भी रीजंस टू बिलीव है आपके, और वो रीजंस टू बिलीव जो भी इसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करिए राइटिंग के अंदर में, राइट। सीबीआईसी हैज डायरेक्टेड दैट द पावर ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट मस्ट नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन अ रूटीन असेसमेंट, ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर केसेस के लिए जो केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये भी समझना पड़ेगा हमें कि यार जो भी प्रॉपर्टी हम अटैच कर रहे हैं उसके कारण से वर्किंग कैपिटल जो है टैक्सेबल पर्सन का, इसमें भी दिक्कत आ सकती है, तो उसको भी कंसिडर करना है हमें, राइट। वेयर टैक्सेबल पर्सन हैज सप्लाइड गुड और सर्विसेज विदाउट इशूइंग द इनवॉइस, इनवॉइस इशू नहीं किया, ये भी प्रॉब्लम है। हैज इशूड एनी इनवॉइस विदाउट सप्लाई, तो फेक इनवॉइस इशू करो या फेक सप्लाई करो, दोनों भी चीजें आ गई। वेयर आईटीसी अवेल्ड विदाउट एनी इनवॉइस एक्सेट्रा, मतलब फ्रॉडुलेंटली आईटीसी को अवेल किया हुआ है, जहां पे कलेक्टेड द टैक्स एंड फेल्ड टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने के बाद आप नोटिस इशू कर सकते हो। 3 महीने तक तो इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ चलेगा, बट बाद में, ठीक है। फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्ड रिफंड या फिर पास्ट आईटीसी फ्रॉडुलेंटली टू द अदर पर्सन, इन केसेस में प्रॉपर्टी अटैच किया जा सकता है। प्रोसीजर क्या दिया हुआ है, तो प्रोसीजर दिया हुआ है कि आपने इसमें एप्लीकेशन या ऑर्डर देना है, उसकी ऑर्डर की कॉपी आपने रेवेन्यू अथॉरिटी वगैरह को देना है, उसकी ऑर्डर की कॉपी आपने क्या बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन को भी देना है, तो उसको ऑब्जेक्ट होगा तो 7 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन लेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से अमेंडमेंट कवर नहीं किया गया, वो एनी टाइम हो चुका है अभी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्शन जो है जो फाइल किया जा रहा है तो उसके केस में कमिश्नर ने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देना चाहिए। उसके बाद अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड है तो वो 23 के अंदर में अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर दे सकता है, राइट। ऑब्जेक्टिव फाइल नहीं किया हुआ है तो कमिश्नर अकॉर्डिंगली रीजनेबल ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। और प्रोविजनल अटैचमेंट जो भी है ये एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर तक ही चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा ही नहीं, राइट। अगर प्रॉपर्टी तो अटैच की हुई पेरिशेबल है, मतलब सब्जियां उठा ली, प्रॉपर्टी हुआ ना मूवेबल, उठा लिए तो भी खराब हो जाएंगी, तो जीएसटी डीआरसी 23 में अकॉर्डिंगली इन्होंने इशू करना है ऑर्डर को, राइट। टैक्सेबल पर्सन मतलब उसको बेच सकते हैं जल्दी, आप मार्केट प्राइस में बेच सकते हो। तो सब्जियां अगर मैं यू कैन से किसी के कोई सब्जी वाले ठेले के पास से या कोई दूसरे इंसान के पास से, मेडिकल भी हो सकता है, केमिकल्स भी हो सकते हैं, तो ये भी पेरिशेबल हो सकता है। ये हमने उठा लिया किसी का वसूली करते समय और हमारे पास रख दिया, जब इसको बेचना पड़ेगा, क्यों बेचेंगे नहीं तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी 1 साल बाद, तो 1 साल तक रुक नहीं सकते, तो पहले बेच दिया। तो जीएसटी डीआरसी 23 में इसके यू कैन से चीजें बतानी है, राइट। इन केस द टैक्सेबल पर्सन फेल्स टू पे द सेड अमाउंट, पेरिशेबल हैजार्डस प्रॉपर्टी मे बी डिस्पोज्ड ऑफ एंड सच अमाउंट शैल बी recovered. Further, sale proceeds thus obtained shall be deposited to the nearest government treasury etc. right? उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी जो अटैच कर सकते हैं, जो भी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है, जो भी आपका पेंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, मोर देन 1 प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। प्रोविजनल अटैचमेंट कैन बी मेड ओनली ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द टैक्सेबल पर्सन नॉट अगेंस्ट एनी अदर पर्सन, तो मेरा अगर मैं टैक्स पेयर हूं तो मेरी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, मेरे फैमिली मेंबर्स की प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, और मेरी भी प्रॉपर्टी कितने तक अटैच होगी, जब तक वो रेवेन्यू गवर्नमेंट को नहीं मिल जाता उतने प्रॉपर्टी तक, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी शुड नॉर्मली बी अटैच्ड ओनली इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अवेलेबल फॉर अटैचमेंट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू। आइडियली इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करता है, मूवेबल को अटैच नहीं करते हैं। एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी एंश्योर्ड दैट सच अटैचमेंट डज नॉट हैम्पर नॉर्मल बिजनेस ऑफ द एक्टिविटीज। नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज अगर हैम्पर हो जाती है तो जो हमें वसूली करना था वो वसूली करेंगे कहां से, हम वो तो वसूली कर ही नहीं पाएंगे हम, ठीक है। इन केस वेयर द मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द बैंक अकाउंट बिलोंगिंग टू द टैक्स पर्सन हैज बीन अटैच्ड, सच मूवेबल प्रॉपर्टी मे बी रिलीज्ड इफ द टैक्सेबल पर्सन ऑफर्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मैंने कोई प्रॉपर्टी छुपा कर रखी थी, बताया नहीं था, अब उन्होंने आकर के मेरा बैंक अकाउंट सीज कर लिया, तो मैंने बोला यार एक काम करो, बैंक अकाउंट वापस दे दो, लगेगा यार बिजनेस करने के लिए आप ही को पैसा देना है इसमें से, ये प्रॉपर्टी है मेरे पास एक, इसको आप उठा लो। वो बेनामी वगैरह प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, प्रॉपर प्रॉपर्टी लीगली होनी चाहिए, तो वो चला जाएगा। यहां तक अगर हो चुका है तो GHIJ टाइप करिए। अटैचमेंट का पीरियड कितना होता है हम देख चुके हैं ऑलरेडी, तो वो अटैचमेंट के पीरियड के बारे में यहां पे बात करते हैं कि यार 1 ईयर तक का अटैचमेंट मैक्सिमम आप कर सकते हो। बिसाइड्स प्रोविजनल ऑर्डर also ceases to have an effect if GST DRC 23 for release of property is made by the commissioner। कमिश्नर आके बोलता है कि यार इसको रिलीज कर दो तो चलेगा। तुमने देखा था ना, whichever is earlier 1 year from the date of order expiry, या फिर जब रिटर्न में इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन एंड एडजुडिकेशन आर कंपेल्ड एट द अर्लीस्ट वेल विद इन द पीरियड ऑफ अटैचमेंट सो दैट ड्यू लायबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा कैन बी रिकवर्ड, राइट। उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया जाता है फटाफट से। प्रॉपर्टी टू बी प्रोविजनली अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ the share of interest of the concerned taxable person belonging to him and another as co-owners. The provisional attachment shall be made by way of concerned person prohibiting him from transferring the property। आप आइडियली co-owners को नहीं ले सकते हो, but provisional attachment shall be made by the order of the concerned person only prohibiting him to transfer the property। तो सपोज मेरी कोई प्रॉपर्टी है, co-owner उसमें सपोज
कोई स्पाउस है, सिबलिंग है, पेरेंट है, चिल्ड्रन है, अब मैं गड़बड़ में इसको ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसको भी अटैच ना कर लिया जाए, तो उसमें मेरा जो हक है प्रॉपर्टी का वो अभी भी अटैच किया जा सकता है, ठीक है। हाउएवर प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट, ऑल सच प्रॉपर्टी as is by the CPC Code of Civil Procedure exempt from attachment and sale of execution। CRPC के अंदर में आ जाएगा, CPC के अंदर वाले नहीं आएंगे, ठीक है। यहां पे ये टॉपिक होता है आपका खत्म।